आज हम अर्थशास्त्र में पाठ 12 व्यापारिक एवं केंद्रीय बैंक के अंतर्गत मौद्रिक नीति के उपकरण या विधियां के बारे में अध्ययन करेंगे। इन उपकरणों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रात्मक के आधार पर, दूसरा गुणात्मक के आधार पर। पहला देखते हैं मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण। पहला है इसके अंतर्गत नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग जमाओं के प्रतिशत से है, जिसे वे नगद कोषों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास अवश्य रखते हैं। उसे हम कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। इस साख गुणक इस प्रकार होगा K = 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो इस प्रकार से इसका साख या मुद्रा गुणांक साख की अधिकतम मात्रा को व्यक्त करता है। दूसरा है वैधानिकता तरलता अनुपात। इससे अभिप्राय तरल परिसंपत्तियों से है। वैधानिकता तरलता अनुपात भी भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एक कानूनी आवश्यकता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को पूरा करना होता है। तीसरा है रेपो दर। बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए प्रायः ऐसी बड़ी रकम या राशि की ज़रूरत होती है जिनकी मियाद या समय एक दिन से ज़्यादा नहीं होती। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उनमें सबसे सामान्य है केंद्रीय बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो दर कहते हैं। चौथा है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर जो है वो रेपो दर का विपरीत है। इसमें बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम या राशि अपने पास रखने के बजाय रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज मिलेगा। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। उसके बाद नंबर 5वां है खुले बाजार की क्रियाएं। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में स्वयं अन्य बैंकों के प्रतियोगी के रूप में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है तो इस क्रिया को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण। पहला है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने 90 लाख रुपए के ऋण के लिए 1 करोड़ रुपए मूल्य की अपनी जमीन बैंक के पास जमानत के रूप में रखा है तो इस स्थिति में सीमांत आवश्यकता 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए अर्थात 1 करोड़ में से 90 लाख रुपए को हम घटा देंगे। जो शेष बचेगा वो कहलाएगा सीमांत आवश्यकता होगी। जब सीमांत आवश्यकता बढ़ा दिया जाता है तब साख की पूर्ति कम करने की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत जब सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है तब साख की पूर्ति का विस्तार करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सन 1956 के बाद से इस पद्धति का उपयोग किया है। दूसरा है साख की राशनी। साख की राशनी साख नियंत्रण की वह रीति है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक आवश्यकताओं के आधार पर साख निर्माण की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है।
और फिर विभिन्न बैंकों एवं व्यवसायों के लिए कोटा निर्धारित किए जाते हैं। ऋण देते समय वाणिज्यिक बैंक कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। साख की राशनि तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टे की क्रियाओं के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर रोक लगानी होती है। तीसरा है नैतिक प्रभाव। कभी कभी केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें अपने दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेती है। नैतिक प्रभाव से मनाने तथा दबाव डालने का मिश्रण पाया जाता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी निवेश पत्रों का पालन करने के लिए मनाता है, लेकिन यदि वह मनाने में असफल हो जाता है तो वह देश के शीर्ष या उच्च बैंक के रूप में आवश्यक दबाव का प्रयोग करता है। इसका हम देखेंगे केंद्रीय बैंक। किसी देश का केंद्रीय बैंक उस बैंक की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। यह देश का शिखर बैंक होता है। देश के समस्त बैंक इसके मार्ग निर्देशन में कार्य करते हैं। इस बैंक को नोट छापने का अधिकार प्राप्त होता है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद केंद्रीय बैंक की परिभाषा कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दी है। जैसे पहला, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का नियमन करना होता है। केंट के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया हो। तीसरा, बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो राष्ट्र के आर्थिक जीवन के सर्वोत्तम हित में साख और चलन का नियंत्रण करती है। राष्ट्र की मौद्रिक इकाई के बाह्य मूल्य को नियंत्रित करती है तथा संभावित मौद्रिक उपायों द्वारा उत्पादन, व्यापार, कीमतों एवं रोजगार के सामान्य स्तरों के उच्चावचन को रोकती है। चौथा है सैमुएल्सन के अनुसार केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक कार्यों को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था का शीर्ष बैंक होता है तथा यह साधारण बैंकों से सर्वथा अलग है। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार के बैंक का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य आदि कुछ विशेष कार्य मिले होते हैं। अन्य समस्त बैंक इसके अधीन होते हैं और यह उनके मित्र, पथ प्रदर्शक एवं निर्देशन का कार्य करता है। इन कार्यों के अलावा केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से साख का नियंत्रण करना होता है।